भारत और पूरे दक्षिण एशिया में आर्यों के मूल निवास को लेकर तमाम विवाद होते रहते हैं और ख़ास तौर पर पश्चिमी इतिहासकारों और पश्चिमी तौर तरीके वाले इतिहासकारों का मानना है कि आर्य भारत में बाहर से आए। लेकिन अब इसका अध्ययन करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ANSI को इस पर शोध करने को कहा गया है। लेकिन आर्यों के भारत पर आक्रमण के सिद्धांत में कुछ झोल हैं और इसलिए ये रिसर्च बेहद अहम है। ये आवाज़ द वॉइस आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। खबर यह है कि सरकार ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ANSI को जेनेटिक विज्ञान और DNA एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया के जरिए ये रिसर्च करने को कहा है कि आर्यों का मूल स्थान भारत ही है या कहीं बाहर। इस रिसर्च में ANSI के पास भारत और पाकिस्तान में 1922 से 1958 के बीच हुई तमाम प्राचीन स्थलों की खुदाई में मिले सिंधु घाटी काल के मानव अवशेषों यानी मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाले क्रेनियन बोन, दांत और अन्य अंगों की 6 प्रमुख हड्डियों की स्टडी की जाएगी ताकि आर्यों के मूल निवास, उनके विस्थापन, खान पान और जीवन शैली, बीमारियां वगैरह का साफ साफ पता चल सके। मैक्स मूलर एक इतिहासकार हुए थे। उनके समेत 20वीं सदी के शुरुआत तक प्रायः इतिहासकार ये मानते थे कि भारत में पहले असभ्य पाषाण युगीन लोग रहते थे और करीब 1500 ईसा पूर्व में जब आल्प्स की पहाड़ियों या मध्य एशिया के पास से आर्य घोड़ों पर चढ़कर और लोहे के हथियारों के साथ यहाँ आए, तब जाकर यहाँ पर एक नए युग की शुरुआत हुई। औपनिवेशिक इतिहासकार इस आक्रमण का ही परिणाम भारतीय सभ्यता का विकास मानते हैं। इन इतिहासकारों के मुताबिक आर्य आक्रमण सिद्धांत ही एकमात्र सिद्धांत रहा है, जबकि भारतीयतावादी लोग मानते हैं कि आर्य मूलतः आर्यावर्त यानी भारतवर्ष के ही निवासी हैं। लिहाजा सरकार ने ये नया शोध शुरू करवाया है। असल में पश्चिमी इतिहासकारों के आर्य आक्रमण के सिद्धांत में कुछ बुनियादी झोल हैं और वो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता को भूल जाते हैं। अब इसकी एक और मिसाल है कि इन इतिहासकारों का कहना है कि आर्य ईसा से 1500 साल पहले भारत आए थे, लेकिन ये तारीख तय करना एकदम से मनमाना था। असल में इस तारीख के पीछे उनके पास कोई आर्कियोलॉजिकल या लिखित सबूत नहीं था और ये तारीख सिर्फ अनुमान के आधार पर लिखा गया। असल में इस सिद्धांत के पीछे दो फैक्टर काम कर रहे थे। पहला कि बाद के सालों में मध्य एशिया की तरफ से हुआ लगातार आक्रमण या हमला। दूसरा, यूरोपीय और उत्तर भारतीय भाषाओं के बीच लैंग्विस्टिक समानताएं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसके पीछे साजिश काम कर रही थी ताकि बाद के हमलावरों को बाहरी बताने वाले विवाद को डाइल्यूट किया जा सके और ये कहकर कि हम बाद के आक्रमणकारी हैं और तुम पहले। हमारी गर्दन उस वक्त अंग्रेज़ों के बूटों के नीचे थी, इसलिए इतिहासकारों के लिए ये कहना भी मुफीद रहा होगा कि अंग्रेज़ भी बाद के दौर के आर्य हैं और हम लोगों को सभ्य बनाने आए हैं। लेकिन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहरों के पता लगने और हड़प्पा सभ्यता के शहरों की खुदाई के बाद इस सिद्धांत पर सवालिया निशान लग गए। उसी समय ये पता चल गया कि भारत की सभ्यता के लिए 1500 साल ईसा पूर्व पहले का वक्त तो एकदम हाल की घटना है। आप भी थोड़ा हिसाब लगाइए, अगर आप आर्य 1500 ईसा पूर्व आए थे यानी ईसा के जन्म से 1500 साल पहले आए थे और उस वक्त ये लोग घोड़ों पर सवार पशुपालक भर थे, तो दूसरा प्रस्थान बिंदु या डिपार्चर पॉइंट आप बुद्ध के जन्म का मान सकते हैं। बुद्ध ईसा से 563 साल पहले हुए थे, यानी बीच की अवधि बची 900 सालों की। इन 900 सालों में भारत में आर्य आए, घोड़ों से उतरकर खेती करनी शुरू की, गांव बसाए, गांव बनाए, उनको शहरों में तब्दील किया, ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक की 4 वेदों की रचना की, 16 महाजनपद बसाए। महाजनपद आप जानते हैं, मगध जैसे मिथिला, वज्जी, अंग वगैरह जो महाजनपद 16 महाजनपद थे। हिंदू धर्म इस बीच फला फूला, उसमें कर्मकांड आए, उसमें साथ साथ इतनी बुराइयां आ गई कि उसको ठीक करने के लिए महात्मा बुद्ध और महावीर को नया धर्म बनाना पड़ा और इतनी सारी घटनाएं महज 900 साल में हुई। लेकिन वैचारिक रूप से कलर्ड इतिहासकार इतनी आसानी से हार नहीं मानते। उन्होंने तर्क दिया कि हड़प्पा की सभ्यता द्रविड़ों की थी, जिनको आज आप तमिल कहते हैं, और द्रविड़ों ने ये शहर बसाए थे और आक्रमणकारी आर्यों ने उन शहरों को नष्ट कर दिया। इसलिए आर्यों के देवताओं के राजा, आर्य के जो देवता हैं उनके राजा इंद्र हैं और उसका एक और नाम पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा जाता है। लेकिन इस थ्योरी में भी झोल है। असल में इतने बड़े पैमाने पर हुए आक्रमणों का, हमलों का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। दूसरी तरफ राखीगढ़ी हरियाणा में है,
जहां ईसा से 4,500 साल पुराना एक शव मिला है जो जेनेटिकली वही है जैसे हम हैं। अब हड़प्पा शहरों में अब के जो अवशेष हैं उनमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये भी पता चलता हो कि वहाँ अचानक तोड़फोड़ मचाई गई हो, विध्वंस किया गया हो, बल्कि हर इतिहासकार आपको कहेगा कि हड़प्पा के शहरों का विघटन स्नेह स्नेह हुआ है। स्नेह स्नेह नहीं समझते आप? आसान हिंदी में स्नेह स्नेह का अर्थ है धीरे धीरे, उर्दू में आहिस्ता आहिस्ता, और अंग्रेजी में आप यूँ समझे कि हड़प्पन सिटीज सफर्ड स्लो डिक्लाइन। आज के हिंदुस्तान में आप अगल बगल नज़र दौड़ाएंगे तो आपको जाति, जनजाति, भाषा और न जाने किस किस आधार पर किस्म किस्म की विविधताएं नजर आएंगी। आपको इसके अलावा यहूदी, पारसी, तुर्क और अहोम भी मिलेंगे। आप इस बात से शायद ही इनकार कर पाएं कि हज़ारों सालों से देश के अंदर आंतरिक विस्थापन और पलायन होता रहा है। आज राजस्थानी, मारवाड़ी सिलीगुड़ी और अरुणाचल तक में कपड़े से लेकर खिचड़ी फरोश की दुकान लिए बैठे हैं। सरदार जी का ढाबा कन्याकुमारी में भी है और गुवाहाटी में भी, पोर्ट ब्लेयर में भी है और मालदीव में भी। उधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिसका मुख्य धारा के भारत के साथ मेलजोल ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की इस बड़ी और मिलीजुली आबादी को लेकर आनुवांशिक अध्ययनों ने कमाल के नतीजों की तरफ इशारा किया है। पहली बात, भारत में कोई भी नस्ल शुद्ध नहीं है, चाहे वो दरभंगा महाराज के खरोड़े भौर हों या महाराजा हरि सिंह, कर्ण सिंह का खानदान। कोई भी जो खानदान है वो बाकी भारतीयों की तरह ही हैं, जिनमें बहुत सारी आनुवांशिकताओं का मिश्रण हुआ है, बहुत सारे जीन पूल हुए हैं। फिर भी हर खानदान में, जैसा हम कह रहे हैं, आनुवांशिक मिलावट है। आप ये मान कर चलिए, आप अपने परिवार को भी देखेंगे तो खानदान के ही लोगों में रंग और रूप और चमड़ी का रंग अलग अलग दिखेगा, बालों का स्वरूप अलग दिखेगा, आंखों का रंग अलग दिखेगा। लेकिन 2006 में एक अध्ययन किया गया था जिसका नतीजा ये निकला है कि भले ही हम लोग अलग अलग साइज और शेप में हों, पर भारतीयों के मोटे जीन पूल में पिछले 10,000 साल में कोई बड़ा जीन इंजेक्शन नहीं हुआ है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर इंडो यूरोपियंस यानी आर्यों का कोई बड़ा आगमन हुआ भी होगा तो ये कम से कम 10,000 साल पहले हुआ होगा, और उस वक्त न तो घोड़े पालतू बनाए गए थे और न ही लोहे के हथियार बनाने की कला विकसित हुई थी। खैर, हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में डेविड रीख ने एक शोध किया जो नेचर पत्रिका में 2009 में छपा था। उसमें लिखा गया है कि भारतीय आबादी के अधिकांश हिस्से के पुरखों को जो है दो समूहों में, दो एंसेस्ट्रल ग्रुप में मिश्रण के रूप में उनकी व्याख्या की जा सकती है। पहला है ASI यानी एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस, और दूसरा है ANI यानी एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस। और इस रिसर्च के मुताबिक ASI पुराना ग्रुप है और इसका कोई रिलेशन किसी यूरोपीय, पूर्वी एशियाई या इस महाद्वीप के बाहर के किसी समूह से नहीं है। लेकिन ANI यानी एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन समूह की उत्तर भारत में अधिक हिस्सेदारी है, और कश्मीरी पंडितों और सिंधियों में तो इनके जीन पूल में 70% से अधिक की हिस्सेदारी है। दूसरी तरफ जेनेटिक वैज्ञानिक ब्रूस लिप्टन ने अपनी किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में अपनी रिसर्च से ये साबित किया है कि बायोकेमिकल मार्गों से कोशिकाओं यानी सेल्स पर पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और इससे जीन में बदलाव आ सकता है, यानी आनुवंशिकता बदलती रहती है। इस रिसर्च ने साबित किया है कि किसी जीव का बर्ताव उसके बाहरी फैक्टर्स से प्रभावित होता है, आबो हवा से प्रभावित होता है, सनलाइट से प्रभावित होता है, पानी, बरसात से प्रभावित होता है, और इसे बदला जा सकता है। अभी तक हम लोग यही मानकर चल रहे थे कि जीन्स में, DNA में बदलाव नहीं होता है और ये खानदानी चीज़ कभी नहीं बदलती, हमेशा बनी रहती है। लेकिन नए अध्ययन अब इसे चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में आर्य बाहर से आए और द्रविड़ लोग आर्य नहीं हैं। देश और समाज को बांटने वाले ऐसे मनमाने सिद्धांतों को फिर से परखने का, उन्हें चुनौती देने का वक्त है। और जब तक इस अध्ययन के नतीजे नहीं आते, हमें यह मानकर चलना चाहिए कि देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी सब एक बड़ी और व्यापक विरासत का हिस्सा है, चाहे वो संस्कृति हो या फिर जीन पूल। आज के मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अलग किस्म के मुद्दे के साथ, जिस पर सामान्य मीडिया में, मुख्यधारा के मीडिया में बात कम होती है, क्योंकि हम वैकल्पिक जर्नलिज्म करते हैं, ऑप्शनल जर्नलिज्म करते हैं। आपके लिए विदा दीजिए मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।